भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। एक लास्ट टॉपिक बचा है मेंसुरेशन, जो लास्ट ईयर ही मतलब 2024 में ऐड हुआ है। इससे पहले ये 2014 से जब से मैथ्स आ रहा है तब से इससे क्वेश्चन आते रहे हैं। पहले मैथमेटिक्स का ही पार्ट था, एक पेपर थर्ड में था पहले से। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। आपने इसको भी 9th-10th में पढ़ा होगा। 9th-10th के सिलेबस में ये है, CBSE हो चाहे MP बोर्ड, किसी भी बोर्ड में आप जाते हैं तो ये है। इसमें बेसिकली हमें दो चीज़ें पढ़ना है, 2D यानी 2 डायमेंशनल मतलब द्विविमीय आकृतियाँ, और 3D यानी 3 डायमेंशनल मतलब त्रिविमीय आकृतियों के बारे में। ये दो चीज़ें हमें इसके अंदर कवर करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा, ये तो फिर से मेंसुरेशन ही लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन 2016 में ये पूछा गया था कि सर क्षेत्रमिति क्या होती है, ये बता दीजिए हमें। तो कुछ डेफिनेशन है, आप लिखते चले जाना, कुछ को समझते चले जाना। जैसे ये क्वेश्चन ही पूछा गया था 3 नंबर का, व्हाट इज मेंसुरेशन, बस इतना ही लिखा था, मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति। तो सर क्षेत्रमिति में बेसिकली हम अध्ययन करते हैं, ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, एक शाखा है गणित की, जिसमें हम 2D और 3D शेप के बारे में अध्ययन करते हैं। अब 2D के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ट्राइंगल यानी त्रिभुज हो गए, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल हो गए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल यानी वर्ग, आयत और वृत्त। इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली अध्ययन क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कि उनका एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप यानी पैरामीटर क्या होता है, उनका वॉल्यूम यानी क्या बोलते हैं आयतन क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ भी लिखा है क्षेत्रमिति गणित की एक शाखा है जो ज्योमेट्री आकृतियों, ज्योमेट्रिक फिगर्स यानी 2 आयामी और 3 आयामी और उनके गुणों जैसे कि लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन और सतह क्षेत्रफल के मापन से संबंधित है। हमें ये दोनों चीज़ें पढ़ना है, 2D और 3D, एक एक करके हम पढ़ेंगे दोनों चीज़ों को, ठीक है। तो ये क्लियर है डेफिनेशन। जनरली हम क्या करते हैं, 2D और 3D दोनों प्रकार के जो ज्योमेट्रिक फिगर हैं उनका स्टडी, उनका स्टडी है, उनका अध्ययन करते हैं और बेसिकली उनके एट्रीब्यूट से, गुणों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि उनकी लंबाई कैसे निकालें, किसी की हाइट निकालना है तो कैसे, एरिया कैसे निकालना है, वॉल्यूम कैसे निकालना है या सरफेस एरिया कैसे निकालना है, बेसिकली ये सीखते हैं हम इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में जनरली ये चीज़, 3 चीज़ें पढ़नी है, ट्राइंगल यानी त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज और सर्कल यानी वृत्त। मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें ही लिखी हैं क्योंकि फिर इनके सब टाइप्स होंगे। जैसे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होंगे तो ट्राइंगल के जो भी प्रकार होते हैं वो हमें पढ़ने होंगे। ऐसे क्वाड्रिलेटरल के भी प्रकार होते हैं, चतुर्भुज के प्रकार होते हैं। आपने पढ़ा होगा समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज। आपने पढ़ा होगा समचतुर्भुज, रोम्बस। आपने पढ़ा होगा आयत, रेक्टेंगल, स्क्वायर, वर्ग। ये सब चीज़ें चतुर्भुज के अंदर आती हैं। सर्कल एक इंडिपेंडेंट ही टॉपिक है, सर्कल मतलब वृत्त। बाकी गोलाकार आकृतियों में कोई और अलग अलग आकृति नहीं होती, केवल एक सर्कल होता है। त्रिभुज के अंदर भी हम पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, जिसकी 3 भुजाएं बराबर, जिसकी 2 भुजाएं बराबर, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं, इस प्रकार के अलग अलग टाइप के त्रिभुज होते हैं। तो सभी चीज़ों को पढ़ना है। अब देखिए, मैं अगर त्रिभुज की बात करता हूँ तो त्रिभुज आप जानते हैं कुछ ऐसा होता है ना, ये ट्राइंगल यानी त्रिभुज है। अब सर इसमें ये कुछ क्या होते हैं, एंगल होते हैं। एंगल यानी कोण होते हैं। तो सबसे पहले हमें कोण के बारे में भी समझना होगा कि कोण क्या होते हैं। एक ये जो क्लास है बिल्कुल बेसिक क्लास है, मतलब इनका बेस क्या होता है वो मैं बताऊंगा। कुछ डेफिनेशंस होंगी इसके अंदर, तो जहाँ जहाँ लिखने की ज़रूरत हो वो लिख लेना, बाकी समझते चलना, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर है हमारे तो हम किसी प्रकार का फिर सवाल आता है, चाहे वो एंगल बेस्ड हो, चाहे साइड बेस्ड हो, चाहे वो एरिया निकालना हो, चाहे वॉल्यूम निकालना हो, चाहे हाइट निकालना हो, कुछ भी निकालो हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंगल समझते हैं। अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल्स के टाइप्स समझेंगे, फिर ट्राइंगल पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। एंगल
एंगल क्या होते हैं सर? जब दो किरणें या रेखाएं एक सामान्य बिंदु या फिर एक वर्टेक्स शीर्ष पर मिलती हैं, ये शिखर पर मिलती हैं, तो उनके बीच जो आकृति बनती है उसे कोण कहते हैं। समझिएगा क्या होता है सर, ये होता है पॉइंट या बिंदु, और ये होती है रेखा। रेखा वो आपकी वाली नहीं, लाइन होती है। जब दो रेखाएं इस प्रकार से कहीं मिल जाती हैं जाके, जैसे मैंने इनको यहाँ टच करा दिया, तो इनके बीच में जो ये टर्न है, घुमाव है, इसको बोला जाता है एंगल या कोण। इसको जनरली हम डिग्री में लिखते हैं, तो मैंने इसको थीटा डिग्री लिख दिया। तो ये जो डॉट लगा हुआ है ये डिग्री कहलाता है। मैं इसको क्या पढ़ूंगा? थीटा डिग्री। समझ पा रहे हैं? ये होता है एंगल। तो वही लिखा है, एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म व्हेन टू रेज, दो रेखाओं से के मिलने से एक कॉमन पॉइंट पर, इनके एंड पॉइंट हैं। जैसे मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ इस लाइन को, ये इसका एंड पॉइंट हो गया, सॉरी ये एंड पॉइंट हो गया, और दूसरी लाइन यहाँ से शुरू की और यहाँ पे मिला दी इनको। तो ये इनसे मिलने से इनके बीच में जो भी टर्न या जो घुमाव होता है, इनके बीच का मेजरमेंट होता है, माप होता है, उसी को एंगल कहा जाता है या कोण कहा जाता है। ठीक है, बात इज क्लियर? बहुत बेसिक सी बात। गुड मॉर्निंग हर्ष, कौन है? सुब्रा पांडे, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट, अब कोण सर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटीरियर एंगल और एक होता है एक्सटीरियर एंगल, अंतः कोण और बाह्य कोण। तो अंतः कोण क्या होते हैं सर? जैसे मैंने अभी एंगल बनाया, ये दिस इज एंगल, ये एक कोण है। अब अगर ये किसी भी पॉलीगन के अंदर बनता है, किसी भी बहुभुज के अंदर बनता है, वो कोण क्या कहलाता है? अंतः कोण। ये कहलाता है अंतः कोण, इंटीरियर एंगल। मैंने बहुभुज क्या होता है? जिसकी तीन या तीन से ज़्यादा भुजाएं हो, मतलब ट्राइंगल हो या ट्राइंगल से ऊपर चार भुजाएं हो सकती हैं, पांच हो सकती हैं, छह हो सकती हैं। पॉलीगन बोलते हैं उसको। बेसिकली ये मैंने कंप्लीट पॉलीगन नहीं बनाया, दो भुजाओं को मिलाकर क्या एक एंगल बनाया, एंगल फॉर्म किया। जो ट्राइंगल के अंदर रहेगा या पॉलीगन के अंदर रहेगा वो कहलाएगा इंटीरियर एंगल। आंतरिक कोण वह कोण होता है जो बहुभुज के भीतर और आसपास की भुजाओं के बीच बनता है। तो दो एडजेसेंट साइड से बनता है, दो संगत भुजाओं से बनता है, इनको संगत भुजाएं बोला जाता है या एडजेसेंट साइड्स। क्लियर है? ऐसे ही एक्सटीरियर कोण होता है। बाहरी कोण वह कोण होता है जो बहुभुज के बाहर किसी एक भुजा और उसकी समीपवर्ती भुजा के विस्तार के बीच बनता है। समझिएगा, जैसे मैंने कहा एक ये भुजा है और एक ये भुजा, ये क्या है सर? एक कोण है, और इस कोण का नाम क्या है? अंतः कोण, इंटीरियर एंगल। मैंने क्या किया? इस लाइन को आगे बढ़ा दिया यहाँ से लेकर। अब सर यहाँ से यहाँ तक बढ़ाने पर मुझे एक कोण ये मिला, इसको मैं थीटा डिग्री दे देता हूँ, इसको अल्फा नाम दे देता हूँ। तो जो अल्फा डिग्री एंगल है इसको बोलते हैं बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। अगर आप कॉपी में बनाते जाओगे तो आपके लिए बाद में समझना या पढ़ना आसान रहेगा। ये होता है एक्सटीरियर एंगल। जनरली ये बनेगा कहाँ? स्ट्रेट लाइन पर ही बनता है, ये सीधी रेखा होती है। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि सर इंटीरियर और एक्सटीरियर मतलब थीटा डिग्री प्लस अल्फा डिग्री का जो मान होगा वो 180 के बराबर। किसी भी जगह जैसे कोई इंटीरियर बन रहा है और उसी के बाहर एक एक्सटीरियर एंगल बनता है तो उन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर? आगे बढ़े। हर किसी की डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है, अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो बस ये एडिंग लगा के एक्सटीरियर एंगल और ये डायग्राम बना लें, बाकी चीज़ अपने हिसाब से भी लिख लीजिए, क्योंकि इस तरह की डेफिनेशंस नहीं आएंगी, डेफिनेशन बहुत रेयर आएंगी। जैसे ट्राइंगल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कोई स्पेशल एंगल हो तो उसकी पूछी जा सकती है, हर एंगल की नहीं आएगी। जैसे अब टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के कुछ प्रकार हैं। एक होता है समकोण, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो, जो ठीक 90 डिग्री का एंगल बनता हो, वो राइट एंगल कहलाता है। इसका शेप एल आकार का होता है।
जो ठीक 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल कहलाता है। तो सर ये जो बन रहा है ये 90 डिग्री है, इसी को हम समकोण कहते हैं। राइट एंगल कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने चीज़ें सब पढ़ी होंगी, लेकिन अगर एक ने भी नहीं पढ़ा, मेरा काम पढ़ाना है, तो मैं सारी बेसिक चीज़ें बताऊंगा। तो जिनको पहले से आता हो थोड़ा सा पेशेंस रख लें। अब इससे 2020 से पहले 4 क्वेश्चन पूछे गए, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। 2024 में एक क्वेश्चन आया था, वो भी 7 मार्कर, वो तो फिर भी आसान आया था। इससे पहले और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर पहले जैसे इसकी क्या कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है। आजकल जो आपको 9-10 लाइनें मिलती हैं 7 मार्कर लिखने के लिए, उतने में इसके हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। पहले 19 से पहले तक एक पेज मिलता था आपको, और उसमें भी लाइन नहीं होती थी, ब्लैंक पेज। तो अपनी मर्जी से जैसे लिखना है वैसे लिखो। 6 मार्कर क्वेश्चन के लिए एक पेज मिला करता था, और 10-11 मार्कर के लिए तो पूरे 2 पेज थे। तो जनरली उस समय आते थे इस तरह के क्वेश्चन। मैं वो क्वेश्चन भी बताऊंगा, जिस टॉपिक का होगा वहीं बताएंगे उसको। अगला है न्यून कोण। सर न्यून कोण क्या होता है? एक ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो। न्यून कोण का जो मेजरमेंट होता है 0 से 90 के बीच होता है। अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, जैसे मैंने बोल दिया ये 50 डिग्री, तो ये क्या है? एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। क्यूट से याद रखना, क्यूट छोटे से छोटे से होते हैं ना लोग, क्यूट लोग हैं, क्यूट बच्चे। एक ऐसे एक्यूट होता है, वैसे ऑब्ट्यूज होता है एक। न्यून कोण और एक होता है अधिक कोण। ये क्लियर है? दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल, जिस कोण की माप 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम हो। 90 से ज़्यादा लेकिन 90 से कम हो, 180 से कम हो, सॉरी। आप ये जानते हैं 180 डिग्री क्या होता है? ये जो लाइन है ना, ये 180 डिग्री है। यहाँ पे कहीं भी एंगल देखोगे तो ये 180 डिग्री का मिलेगा। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा होती है, वो 180 डिग्री एंगल होता है उस पर। तो कोई भी एंगल ऐसा नहीं हो सकता। वो एंगल अगर मैं इसकी बात करूं तो वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा। अब इसका जो मान है वो 0 डिग्री से तो बड़ा, सॉरी 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, और ये 90 डिग्री से, सॉरी 90 डिग्री से बड़ा होगा, 0 से क्यों? मैं कहूँगा ये जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है। इस थीटा डिग्री का जो मान है वो 0 से डिग्री से बड़ा है, 0 फिर से लिख दी मैंने यार, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। अरे भाई, और 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये सीधी रेखा है जो 180 डिग्री का कोण बना रही है, और 90 डिग्री कैसा बनता है? बिल्कुल एल शेप का। तो 90 से बड़ा करना है, मतलब इसको और फैलाना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। न्यून कोण कैसा होता है? 90 डिग्री से कम, तो वो इससे थोड़ा सा कम झुका रहता है, ये ज़्यादा झुका रहेगा, ये सीधा खड़ा रहेगा। इसको अगर झुकाते जाएंगे तो 90 से कम वैल्यू होती जाएगी, इसको फैलाते जाएंगे तो ये 90 से बड़ी वैल्यू होती चली जाएगी। जब इसको एकदम ये दोनों रेखाओं को ऐसा सीधा कर देंगे हम, तो 180 डिग्री बन जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं एक साथ इन तीनों चीज़ों को? मैंने कहा ये न्यून कोण का एग्जाम्पल था, ये 90 डिग्री का एग्जाम्पल यानी समकोण का, और ये अधिक कोण का एग्जाम्पल। ये 90 डिग्री से कम होता है, लेस देन 90 डिग्री। जब इसको हमने थोड़ा सा और फैलाया, सीधा किया, तो ये 90 डिग्री बन गया, यानी समकोण बन गया। जब इसको और एक्सपेंड किया तो ये ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण बन गया, जो 180 डिग्री से कम है लेकिन 90 से ज़्यादा है। जब हम इसको एकदम सीधा कर देंगे तो स्ट्रेट बन जाएगा,
इसको स्ट्रेट लाइन या रिज्यू कोण या स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं। चलो आप अब इसको क्या हो गया, रिज्यू कोण या स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? सरल कोण भी बोलते हैं इसको। सरल कोण वह कोण होता है जिसकी माप ठीक 180 डिग्री होती है। तो ठीक 180 डिग्री इस लाइन की होती है माप, यहाँ कहीं भी देख लो आप, ये 180 डिग्री होगा। या फिर मैं क्या करूँ, दो अलग अलग रेखाएं हैं, इनको यहाँ से मैंने एक लाइन ऐसे खींची, यहाँ आके ख़त्म हुई, एंड पॉइंट है। एक लाइन इधर से खींची और ये इसका एंड पॉइंट है। जब इनको ऐसे मिला दूंगा मैं सीधी रेखा में, तो यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का कहलाएगा। स्ट्रेट लाइन एंगल होता है। ठीक है भाई, क्लियर है? अ स्ट्रेट एंगल मेजर्स 180 डिग्री एंड लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण या प्रत्यावर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। एक ऐसा कोण जो 180 से तो बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो। आप ये जानते हैं कि मैं अगर ऐसा सर्कल बना देता हूँ तो कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का, 360 डिग्री का है। अगर मैं इसमें से ये बोलूँ कि सर ये इसका सेंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर देखो इधर, तो आप बोलोगे, सबसे पहले मैंने एक सीधी रेखा खींची ऐसी, मैंने कहा ये वाला जो एंगल है पूरा का पूरा, ये ब्लू वाला एंगल है कितने डिग्री का? तो आप बोलोगे 180 डिग्री का है। हमने कहा ब्लू वाला नहीं, मुझे रेड वाला बताइए, रेड वाला ये, तो ये लेस देन 180 डिग्री। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सर अब मुझे ये ब्लैक वाला एंगल बताओ, ब्लैक वाला, ये 90 180 से छोटा है तो 180 से बड़ा होगा कि नहीं इधर वाला? इसी को बोलते हैं बृहद कोण। ऐसे बनाएंगे, सॉरी, जैसे मैंने कोई भी एंगल बना लिए, सपोज ये 120 डिग्री का है, तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो यहाँ बनता है। ये कितने का बनेगा फिर? 240 डिग्री का। इसको बोलते हैं बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक एंगल 110 डिग्री का है, इसका रिफ्लेक्स एंगल बताइए, तो आप 360 में से उसको माइनस कर देंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? रिफ्लेक्स एंगल, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? 360 माइनस वो एंगल जो दिया है। जैसे मैं बोलूँ कि 240 डिग्री का, 240 का तो नहीं निकलेगा, 150 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल निकालो, तो 150 का रिफ्लेक्स कैसे निकालोगे? बोले 360 में से 150 माइनस करना है, तो 0, 1 और 2, 210 डिग्री इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा। किस एंगल का? 150 डिग्री का। ठीक है। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग ठीक 90 डिग्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। इसमें दो कोण होते हैं, कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री बन जाए वो पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि सर अल्फ़ा डिग्री प्लस बीटा डिग्री, ये दो एंगल हैं, इनका अगर सम 90 डिग्री हो तो अल्फ़ा एंड बीटा पूरक कोण हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 43 डिग्री का पूरक कोण बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 43 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे? बोले 90 माइनस 43 बराबर कितना? 7 और 4, 47।
ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। जब भी 47 और 43 को जोड़ोगे तो 90 बन जाएगा। ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बने तो इतना सरल नहीं बनेगा, उसको कुछ ऐसे दिया जाएगा, पूरक कोणों में से एक कोण दूसरे से 10 डिग्री अधिक है तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, उनमें से एक कोण दूसरे से 10 डिग्री अधिक है, तो इसका मतलब एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो हम ये मान लेते हैं, माना छोटा कोण है, x डिग्री है, तब बड़ा कोण कितना होगा सर? x प्लस 10 डिग्री होगा, है ना। एक साथ लिख देते हैं, x प्लस 10 डिग्री होगा। और हमको ये पता है कि x डिग्री प्लस x प्लस 10 डिग्री, इनका जो सम है वो 90 के बराबर आएगा, क्योंकि दोनों कोणों का सम कॉम्प्लीमेंट्री में कितना होता है? 90 होता है। तो ये 2x बराबर 10, तो 2x डिग्री बराबर क्या ये 80 डिग्री आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 से भाग देंगे तो 40 डिग्री। तो छोटा कोण तो 40 होगा और बड़ा कोण कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ये छोटा कोण है। ठीक है। आगे बढ़े, लिख लीजिए। अभी इसमें कितनी क्लासेस हो गई हैं? क्लासें ज़्यादा तो नहीं हो रही हैं? नहीं, मैंने कोशिश की है जितना कम कर सकते हैं। 6.0 से तो काफ़ी कम कर दी, इसमें 4.0 में और भी ज़्यादा हुई थी। एक्चुअल में पहले आइडिया नहीं था, 24 का जब मेंस हुआ तब पता चला कि कितना वेटेज हो सकता है उसका। तो शुरुआत तो न्यूमेरिकल कोई भी पार्ट उठा लो, शुरुआत धीमी रहेगी और लेक्चर ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मैं परसेंटेज में क्या करूं, भले एक भी क्वेश्चन आए, अगर पढ़ाना है तो वो 3-4 लेक्चर करके पूरा ही पढ़ाना पड़ेगा ना। और एक क्वेश्चन आए इस बात की गारंटी नहीं है ना कि मैं जितना बताऊंगा एक लेक्चर में उसी से आए, वो कहीं से भी आ सकता है ना परसेंटेज में से। जैसे मैं इसको 8 क्लास में पढ़ाऊँ और एक क्वेश्चन आए, जैसे पिछली बार आया था अर्धगोला हेमीस्फेयर का, गुंबद आकार का, अर्धगोला के आकार की गुंबद बनी हुई है, ऐसा क्वेश्चन आया। अब पढ़ाया मैंने 10-15 क्लासों में उसको 6.0 में, तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं वहीं पढ़ा देता वही गुंबद वाला क्वेश्चन और सीधा वो आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पढ़ाना सब पड़ेगा उसके लिए। इस बार आपका छवि हुई नहीं है। चलो नेक्स्ट, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल आर टू एंगल्स whose sum is exactly 180 डिग्री। संपूरक कोण वे 2 कोण होते हैं जिनका योग ठीक 180 डिग्री होता है। अगर मैं बोलूं कि सर अल्फ़ा डिग्री और बीटा डिग्री 2 कोण है, या अल्फ़ा और बीटा 2 कोण है, तो अल्फ़ा और बीटा का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पर ये कहेंगे हम अल्फ़ा एंड बीटा दोनों कैसे हैं? संपूरक हैं। सप्लीमेंट्री है। याद रख सकते हैं ना। जैसे पूरक में 3 अक्षर होते हैं, उसका मान टोटल जो मान होता है दोनों एंगल्स का वो 90 डिग्री होता है, यानी कम होता है। संपूरक में 4 अक्षर होते हैं, मैंने याद रख लिया था, मुझे जब याद नहीं रहता था ऐसे। अब बहुत अलग अलग तरीक़ों से याद रख सकते हैं। जैसे कोई चीज़ें रखनी ही है याद, अब कन्फ्यूजन ये हो जाता है यार कि पूरक और संपूरक क्या था, दोनों को मतलब जानते हैं लेकिन ये कन्फ्यूजन है, सवाल आया तो कि पूरक कौन सा था और संपूरक कौन सा था, तो आप जैसे मर्जी याद रख लेना उसको। कॉम्प्लीमेंट्री से सप्लीमेंट्री की स्पेलिंग बड़ी मिलेगी आपको, है ना, तो इसका मान ज़्यादा है। जैसे मर्जी याद रख लेना उसको, याद रहना चाहिए। रीजनिंग में ऐसे बहुत सारे इलॉजिकल लॉजिक दिए जाते हैं, पता है, ये इलॉजिकल लॉजिक ही तो है, पर अगर हमें याद रह रहा है उससे तो क्या दिक्कत है। हम ऐसे बोलते हैं, जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ IR याद रख लो, इंडियन रेलवे इंटरनेशनल रिलेशन, क्या संबंध है, क्या बोलते हैं, ये समझाते हैं कि ये दोनों जो लेटर होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बस इतनी सी बात है याद रखने के लिए।
बच्चों को याद नहीं रहता जैसे कि ये कौन कौन से अक्षर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये तो बहुत अच्छे से पता होता आदमी। तो ये दोनों लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये दोनों लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें। मेरी नज़र में इलॉजिकल लॉजिक है, लेकिन अगर इनसे काम चल रहा है तो यूज करना चाहिए। वनडे एग्जाम के टीचर तो कितना जीएस में ट्रिक बताते हैं हर चीज़ के लिए। दो संपूरक कोणों में 40 डिग्री का अंतर है, तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब क्या है, एक छोटा है दूसरा बड़ा है। आप दो तरीके से निकाल सकते हो, आप इसकी इक्वेशन भी बना सकते हो, और आप जैसे ये बोल सकते हैं कि हमें ये पता है कि सर मैंने मान लिया एक कोण x है दूसरा y है, इन दोनों का सम तो 180 होता है, ये मैं जानता हूँ, और साथ में ये बोल रहा है कि x माइनस y बराबर 40 है, तो हम x और y का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। एक तरीका ये। बाकी का मैं मान लूँ कि एक छोटा है दूसरा बड़ा होगा तो उससे 40 ज़्यादा होगा। चलो दोनों तरीके से देखते हैं। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अगर इनको जोड़ दूँ आपस में तो ये दोनों कट जाएंगे। 2x बराबर क्या बोलेंगे हम, 220 डिग्री। x बराबर क्या आ जाएगा, 110 डिग्री। तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। हमने दोनों कोण निकाल दिए x और y। दूसरा तरीका मैं ये बोल रहा था कि मैंने कहा माना छोटा कोण कितना है, x डिग्री है, तब जो बड़ा होगा वो 40 डिग्री ज़्यादा होगा, x प्लस 40 डिग्री। अब हम ये जानते हैं कि x प्लस 40 इन दोनों का जो मान है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो 2x बराबर कितना आएगा, 40 माइनस हो जाएगा तो 140 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो x प्लस 40 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ये छोटा और ये बड़ा। अभी यहाँ के एक्स वाई से कंपेयर ना करें उसको, है ना, क्योंकि डिफरेंस में ये नहीं बोला गया था कि बड़ा कौन सा है। मैंने कोई भी बड़ा छोटा ले सकता हूँ मैं, x प्लस बाय प्लस एक्स रख दो। हमें तो दोनों कोणों की माप बतानी है ना, उसका नाम कुछ भी हो, ये नाम तो हमने अपनी मर्जी से रखे हैं x और y। तो मैं यहाँ पर a ले लूँ इसकी जगह, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो। जैसे मैंने a सब ले लिया, तो ये भी a हो गया, ये भी a हो गया, ये a हो गया, ये a हो गया, और ये। तो आप समझ रहे हैं ये वाला एंगल किसको बता रहा है, छोटे कोण को, छोटा और ये बड़ा। तो एक 70 डिग्री का 110। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि 110 बड़ा कोण है और 70 डिग्री वाला छोटा कोण है। ठीक है। अब त्रिभुज, काम की बात है, डेफिनेशन लिख लेना आप। त्रिभुज क्या होता है, तीन रेखाओं यानी तीन साइड से घिरी हुई एक द्विविमीय आकृति, 2 डायमेंशनल शेप होता है ये। तीन साइड से घिरा हुआ एक 2 डायमेंशनल शेप, जिसमें 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, और उनके तीनों कोणों का जो योग होता है, सम होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर बात। इधर देख लीजिए, ट्राइंगल इज अ क्लोज 2 डायमेंशनल शेप विद 3 साइड, 3 एंगल एंड 3 वर्टेक्स। इसके 3 शीर्ष भी होते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट पॉलीगन इन द ज्योमेट्री, द सम ऑफ 3 एंगल इन एवरी ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये तो एक जनरल लाइन है, जहाँ भी ट्राइंगल की बात की जाएगी वहाँ पर ये हमेशा लागू होगा कि तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक जनरल ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए सी। ये क्या है, तीनों भुजाएं हैं साइड्स। ए बी और सी, ये ए बी सी क्या है, एंगल हैं। एंगल को ऐसे लिखते हैं, एंगल ए, एंगल बी कॉमा एंगल सी। ये क्या है, इनके कोण हैं, एंगल है। एंगल को मैथ्स के फॉर्म में ऐसा ट्राइंगल टाइप का शेप बनाया जाता है, एंगल टाइप का, है ना, ओपन शेप बनाया जाता है। और ये जो मैंने ब्लैक पॉइंट बनाए, ये 3 इनके शीर्ष हैं। ये तीनों क्या कहलाएंगे, शीर्ष कहलाएंगे।
वर्टेक्स शीर्ष होते हैं। ये बी वाला अकेला नहीं, बी ए सी 3 शीर्ष हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, 3 भुजाएं यानी 3 साइड, 3 कोण और 3 वर्टेक्स होते हैं, और इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ पा रहे हैं? ये होता है ट्राइंगल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं या कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि इसकी मैं हाइट निकाल सकता हूँ सर, इसका मैं परिमाप यानी पैरामीटर निकाल सकता हूँ सर, मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। ये 3-4 प्रॉपर्टी होती हैं जो बेसिकली हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। ये आप समझ पाए, ये बेसिक बातें ये सबके अंदर मिलेंगी आपको कि ये जो है, जैसे मैंने ए पॉइंट से लेकर और बी पॉइंट तक जो लाइन खींची, दैट इज कॉल्ड रेखा या भुजा या साइड। ये भुजा या साइड कहलाएगी। ये भी एक साइड है, AC भी एक साइड है। ये तीनों साइड है, तीनों साइड को आपस में मिलाने से एक आकृति बनती, एक फिगर बनता है, वही ट्राइंगल कहलाता है, जिसमें 3 एंगल होते हैं, क्योंकि आपस में जब उनको ऐसे टच करोगे, एक नीचे से मिला दोगे, तो 3 शीर्ष बन जाएंगे, 3 वर्टेक्स बन जाएंगे, और जहाँ पर ये वर्टेक्स बनता है वहीं पर एक एंगल फ्रेम होता है। जैसे ये वर्टेक्स बना, AB और BC को मिलाने से एक शीर्ष बना यहाँ पर सर, ये तो इन दोनों के बीच में एक एंगल का निर्माण हुआ, ये एंगल कहलाता है। अच्छा, इन दोनों भुजाओं को हम, अगर मैं पिंक वाली दोनों भुजाओं की बात करूं, इन दोनों को, तो इन दोनों को का नाम होता है संगत भुजाएं। एडजेसेंट साइड, संगत भुजाएं कहते हैं इनको। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है कि हमें ऐसा सवाल ही दिया होता है कि एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर नहीं, एक समलंब चतुर्भुज, उसकी संगत भुजाएं इतने और इतने सेंटीमीटर दे रखी हैं, तो हमें संगत भुजाएं पता होना चाहिए। जो आपस में टच रहती हैं एक दूसरे से, वो संगत भुजाएं कहलाती हैं, नज़दीक वाली जो दोनों भुजाएं होती हैं। चलिए, अब कुछ त्रिभुज बनते हैं, त्रिभुजों के टाइप होते हैं। हमने अभी एंगल कंप्लीट किए, एंगल पढ़े थे, अब त्रिभुज पढ़ते हैं। त्रिभुज की डेफिनेशन पढ़ ली हमने, त्रिभुजों के कुछ प्रकार होंगे। जी सर। हाँ, अब बोलो, आप क्या बोल रहे हैं? साइड डिफरेंट हो सकती हैं। साइड के बेसिस पे ट्राइंगलों के कुछ टाइप्स होते हैं। किसी की तीनों साइड बराबर होती हैं, किसी की 2 साइड बराबर होती हैं, किसी की एक भी साइड बराबर नहीं होती। ये 3 अलग अलग टाइप हैं ट्राइंगल के। तो ये तो एक जनरल एक ट्रुथ है, मतलब ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कोई भी ट्राइंगल ले लो, उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। और पहचानने के लिए कोई ट्राइंगल बन के नहीं आता आपको, क्वेश्चन आएगा किसी एक ट्राइंगल के बेसिस पर। जैसे मैं बोलूँ कि समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल पर आया, स्केलाइन ट्राइंगल पर आया, या आइसोस्केल ट्राइंगल पर आया, तो वो क्वेश्चन आएगा, उसमें लिखा होगा कि ये ट्राइंगल किस प्रकार का है, समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु है, ट्राइंगल का नाम लिखा होगा। ये मैंने एक जो बात बताई है जनरल ट्राइंगल के लिए बताई है आपको। अब ट्राइंगल के कोई अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो ट्राइंगल को जनरली 2 बेसिस पर बांटा गया है, एक कोणों के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर। तो कोणों के आधार पर हमने अभी पढ़ लिया, बस हम एक नज़र देखते जाएंगे उनको। जैसे अभी मैंने बोला है कि त्रिभुजों के प्रकार हैं, किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेसिस पे अगर हम देखते हैं इनको, तो ये क्या होते हैं? जैसे एक्यूट एंगल, आपको पता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल एंगल नहीं रहा, ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी बनता है। ट्राइंगल कैसा बनेगा सर? ऐसा बनेगा, जैसे मैं बोलूँ कि ये 40 है, ये 60 है और ये 80 है। समझना बात को मेरे। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या कहता है? वो है त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हो, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है सर? एक्यूट एंगल कैसा होता था? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल। तो इसके आप देख रहे हैं सारे कोण कितने हैं? 90 डिग्री से छोटे और 0 से बड़े सारे। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा? जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हों, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल या न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो हमने जो कोण पढ़े थे, एंगल पढ़े थे, उन्हीं के आधार पे हम इसको बता रहे हैं ट्राइंगल को।
बस इसमें 3 साइड दी हैं। हम वहाँ एंगल की बात कर रहे थे तो एंगल जनरली 2 साइड के बीच में बन जाता है, और ट्राइंगल के लिए कम से कम 3 साइडें होना चाहिए। फिर अगर ये क्वाड्रिलेटरल होगा, चतुर्भुज होगा, तो 4 भुजाएं हो जाएंगी। पंचभुज होगा तो 5 भुजाएं हो जाएंगी, पेंटागन जिसे बोलते हैं। हेक्सागन मतलब षटभुज होगा तो 6 भुजाएं हो जाएंगी। सेप्टागन 7 भुजाएं होंगी तो सतभुज हो जाएगा, अष्टभुज हो जाएगा। मतलब जितनी भुजाएं लगती चली जाएंगी उसके नाम बदलते चले जाएंगे। उसका एक जनरल नाम होता है पॉलीगन, बहुभुज। बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजाएं। 3-4 तक तो हम जनरली इनके एक नाम होते हैं प्रॉपर, और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर षटभुज, अष्टभुज, इनसे क्वेश्चंस नहीं बनते जनरली। इनसे जो चीज़ें बनती हैं वो पॉलीगन में 1-2 चीज़ें बनती हैं, जैसे हमसे पूछा जाता है डायगोनल कितने होते हैं इसके, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये एक्यूट एंगल समझ पाए, यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऐसा ही होता है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है तथा अन्य 2 कोण, शेष 2 कोण मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं। तो सर फिर ये होता कैसा होगा? कुछ ऐसा होता है। ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये दोनों कोण, इनको नाम कैसे देते हैं? देखिए ये कोण एंगल कौन सा है? एंगल बी बराबर है 90 डिग्री, यही है हमारा समकोण। और एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री, दोनों मिलाकर 90 बनेंगे। अब ये हो सकता है दोनों 45-45 के हों, एक 30 का हो दूसरा 60 का हो, एक 40 का हो दूसरा 50 का हो, कितने के भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों मिलाकर 90 डिग्री बनाएंगे और ये अकेला 90 डिग्री। अच्छा, इसमें 1-2 चीज़ें और लिख लो। इसको बोलते हैं हम लंब, परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हम आधार, बेस। इसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूज। ये 3 भुजाओं के नाम होते हैं इसमें, स्पेशली समकोण त्रिभुज में। आपने एक पाइथागोरस प्रमेय सुनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि सर जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। चलिए बात समझ में आई, बहुत बेसिक सी बात। अब थोड़ा थोड़ा करके डाइजेस्ट करते जाइए, सब समझ में आ जाएगा आपको, सब याद भी रहेगा, सब समझ में आ जाएगा। मैं चाहता तो सारे फॉर्मूले अभी एक में लिखना शुरू कर देता, इसीलिए नहीं कि हम पहले ये चीज़ें समझ लें कि साइड्स क्या होती हैं, एंगल क्या होते हैं, उसके बाद हम वो भी समझ लेंगे कि पैरामीटर कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, ऊंचाई कैसे निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? जैसे ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये राइट एंगल किस पर है? बी पर है, समकोण बी पर है। इसको पी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि सर एच का स्क्वायर बराबर होगा बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, या फिर मैं कहूँ कि एच बराबर क्या होगा, तो रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अच्छा, ये काम कहाँ आता है? जैसे मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूँ, इसका एरिया या क्षेत्रफल, तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू हाइट मतलब पी और बेस मतलब बी। अब मुझे कोई ऐसा सवाल दिया समकोण पर जिसमें ये बोला गया है कि सर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है और इसका एरिया बता दो, तो इसके आधार पर मैं एरिया बता ही नहीं पा रहा, क्योंकि एच का तो इस्तेमाल कहीं होता ही नहीं है। मुझे ज़रूरत पी और बी की थी, तो मैं क्या करता, इसको लगाता था। जब हम इसको लगाएंगे तब बोल पाएंगे कि सर 13 का स्क्वायर बराबर, ये तो पी है सर, ये निकालना है पहले तो मुझे, स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ये 169 और ये 25 होगा, तो इसको माइनस कर दूं मैं यहाँ से, बराबर पी स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा, 144 बराबर, अगर पी स्क्वायर है तो पी बराबर क्या 12 बोल पाएंगे। तो हमें ये पता चल गया सर ये 12 आ गई। अब ये 12 आ गई तो इसका क्षेत्रफल निकालना आसान है, 1/2 गुणा पी का मान 12 और बी का मान 5, 12 पंजे 60, 60 में 2 का भाग दोगे तो 30 सेंटीमीटर। बात इज क्लियर?
पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, समझ पाए? बहुत आसान है, सब पढ़ा है आपने, ये तो 8वीं क्लास में पढ़ी होंगी। आपको 8वीं क्लास में फील्ड बुक शायद आपने पढ़ी होगी, एमपी बोर्ड में रहती थी ऐसा। इस तरह से कुछ ऐसी ऐसी बनाना होता था, है ना, शायद आपको पता होगा। पतंग जैसे आकार की बनती थी, तो इसमें एरिया निकालना पड़ता था हमें, एंगल दिए होते थे। 8वीं क्लास में है ये, तो 8वीं क्लास से हमने इसका इस्तेमाल किया है, बस कभी उस दृष्टि से नहीं सीखा। और मैं मानता हूँ कि उस समय इतनी समझ होती नहीं है, उस समय तो गणित को भी रट लेते थे। जैसे मुझे 10वीं तक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती थी, बस एक जो थ्योरम होती थी वो लगता था रट लो भाई। थ्योरम सिद्ध करने के लिए आती थी ना, इति सिद्धम, तो रट लेते थे उनको, क्योंकि इतने सारे उसके स्टेप होते थे, स्टेप याद रखना, किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा, तो रटना बड़ा आसान होता था। और जितनी कम एज होती है उस समय रटने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, तथा अन्य दो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अन्य दो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ। सपोज मैंने कहा कि ये कोण है 140 डिग्री का, अब 40 बचा, ये मैंने 25 डिग्री बोल दिया और ये 15 डिग्री, ऐसा इसका शेप हो सकता है। अब ये कोई मैंने चांदा प्रकार लेके नापा नहीं है, मैंने एक सांकेतिक डायग्राम बना के बता दिया कि हम ये देख पा रहे हैं, जो डेफिनेशन है उसको हम प्रूव कर पा रहे हैं, सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि अन्य दो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 25, 15, 40 ही हैं, और एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। और हमें ये भी पता है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। तो आप इनको जोड़ोगे तो ये 180 डिग्री आ जाएंगे, 25, 15, 40 और 140, 180। ये तीनों कोणों को हमने तीनों त्रिभुजों को समझ लिया एंगल के बेसिस पर। चलिए अब साइड मेन है, साइड उसी से कुछ फॉर्मूले बनते हैं। अभी तो टाइम है, 11:15 तक लेना है। भुजाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजाओं के आधार पर डिवाइड करते हैं त्रिभुजों को। तो सबसे पहले तो मैंने एक जो जनरल ट्राइंगल की बात की थी, एक ट्राइंगल कोई भी त्रिभुज, इसका कोई नाम नहीं है, बस इतना सा नाम है कि AB, BC, AC आर साइड्स। ये भुजाएं हैं, सिंपल सी बात है। और एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होगा, ये हमें पता है, ये अटल सत्य बात है कि भाई तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब बात आती है कि सर इसका परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, या सम ऑफ साइड्स बोलेंगे। 4 भुजाएं होंगी तो चारों भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स, या सभी भुजाओं का योग। परिमाप को समझो, परिमाप होता क्या है। जैसे मैंने कहा कि ये मेरा ऐसा ट्राइंगल शेप का खेत है, तो खेत पर हम क्या करते हैं, अपने खेत की रखवाली के लिए फेंसिंग लगाते हैं। तो फेंसिंग को किसी एक पॉइंट से शुरू करते हैं और अपने ही खेत में लगाएंगे, पड़ोसी के में तो लगाने जाएंगे नहीं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, इस पॉइंट पर आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ, क्लोज हो गया पूरा खेत। तो इस फेंसिंग को ही बोला जाता है परिमाप। तो परिमाप को मैं क्या बोल पाऊँगा, AB प्लस BC प्लस C। समझ पाए, इसी का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स, या सभी भुजाओं का योग। जितनी भी भुजाएं दे रखी हैं उनका योग ही परिमाप कहलाता है। आगे इसका क्षेत्रफल, एरिया, ये एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इंग्लिश वाले लिख रहे हैं 1/2 बेस इंटू हाइट।
1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये सबके लिए बेसिक फार्मूला है। फिर जितने भी टाइप के ट्राइंगल बनते जाएंगे उनको इसी के आधार पर फार्मूला बनाते जाएंगे हम अलग अलग तरीके से। जैसे आपने समबाहु त्रिभुज में देखा √3/4a², तो वो आया कैसे, हम इसी के आधार पर निकाल सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं उसको। ये समझ पाए आप? ये याद रखने योग्य बात है कि बेस मतलब इस आधार और ऊंचाई। अच्छा, ऊंचाई क्या होती है? किसी भी शीर्ष या वर्टेक्स, किसी भी शीर्ष या वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर जो लंब डाला जाता है, परपेंडिकुलर डाला जाता है, वही उसकी ऊंचाई कहलाती है। और ये हमेशा सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। और आपको पता है कि सीधी रेखा क्या कहती है? 180 डिग्री का कोण। अगर इसने इधर 90 का बना लिया तो इधर भी 90 का बनेगा ना भाई। दूसरी बात, ये सामने वाली भुजा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये मिड पॉइंट पर जाके मिलता है। मतलब इसको ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मैं ये कहूँ कि अगर BC का मान x है तो इतना हिस्सा x/2 होगा और इतना हिस्सा x/2 होगा। इसको बोलते हैं ऊंचाई, हाइट। इसी को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, लंब भी बोलते हैं, लंब या ऊंचाई। तो हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है? एक तो आधार और इस ऊंचाई की। हमें सवाल में ऊंचाई दिया होना चाहिए, अगर दी नहीं है तो हमें ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। या फिर ऐसा हो सकता है ऊंचाई निकालने को पूछी गई हो, तो कैसे बन सकता है सवाल? सर फिर क्षेत्रफल दिया होगा, एरिया दिया होगा, तो एरिया की जगह मैं कुछ वैल्यू लिखूंगा, बेस दिया है, ऊंचाई निकल आएगी इससे भाग लगाने पर। समझ पा रहे हैं? तो दो जरूरी चीज़ें क्या होती हैं? आधार और ऊंचाई, बेस एंड हाइट। अब चलते हैं पहला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर अगर हम इनको बांटते हैं तो एक होता है समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो। अगर तीनों साइड बराबर होंगी भाई साहब तो उनके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तीनों भुजाएं बराबर हों और तीनों कोण बराबर हों, वो कोण क्या कहलाता है? वो ट्राइंगल क्या कहलाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब समान भुजाएं, जिसकी भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और कोण तो बराबर हो ही जाते हैं। फिर प्रत्येक कोण का मान फिर 60 डिग्री होगा। तीनों कोण बराबर, सर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। और वो बोल रहा है कि सर एक x है तो दूसरा भी x होगा, तीसरा भी x होगा, तो 3x बराबर 180 डिग्री हुआ, तो x बराबर क्या 60 डिग्री आ जाएगा। तो प्रत्येक जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। चलिए अब मैं एक डायग्राम बना के इसको क्लियर कर देता हूँ। ABC, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि AB बराबर है BC के, बराबर है CA के या AC के। ये सब क्या हैं? भुजाएं हैं साइड से। बात समझ पा रहे हैं? जो जो आपको नहीं पता वो लिखते चले जाइए यार। हेडिंग लगाना, डेफिनेशन लिख लेना, ऐसा डायग्राम बना लेना, मेरे साथ लिखते रहो। आपको अभी हो सकता है सुन के बाद समझ में आ जाए, बाद में याद नहीं रहे तो लिख भी सकते हैं। इतना टाइम, जितने टाइम में मैं लिख रहा हूँ उतने में आप भी लिख सकते हो। सर ये बराबर हैं तो हम ऐसा साइन लगा देते हैं कि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। फिर इनके एंगल की बात करें तो जितना एंगल ए है उतना ही एंगल बी है, उतना ही एंगल सी है। तो हम ये बोल पाएंगे कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के, इक्वल टू एंगल सी। ये क्या है? कोण है। या फिर मैं कहूँ बराबर 60 डिग्री के। ठीक है जी, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। और 60 डिग्री का क्यों होगा अभी मैंने निकाल के बताया। तीनों कोण बराबर, ABC यानी 3A बराबर अगर 180 डिग्री तो 1A बराबर 60 डिग्री। ये तो इसकी बेसिक सी बात होगी। अब मैंने कहा कि मुझे चाहिए इसकी ये तीन चीज़ें, पैरामीटर, हाइट और एरिया। तो सबसे पहले हमें पैरामीटर की बात कर लेते हैं, परिमाप की बात। इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा? अच्छा देखिए, अगर AB बराबर A है, B बराबर A है, BC और AC बराबर A है, तीनों भुजाएं बराबर है। मैंने A सिंबल का इस्तेमाल कर लिया इसमें एक, तो इसको क्या मैं 3A बोल सकता हूँ? तीनों भुजाओं का योग यानी 3A, A प्लस A प्लस A। अब ऊंचाई की बात करेंगे हम, हाइट। तो सर हाइट क्या होगी? इस A वर्टेक्स से
सामने वाली भुजा BC पर एक परपेंडिकुलर लंब डालेंगे जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और अगर इस पूरे की लंबाई ये है तो इतने से की लंबाई क्या a/2 होगी, इतने से की लंबाई a/2 होगी। अब हम बात करेंगे इस ट्राइंगल की, इसको मैं D बोल दिया, D पॉइंट। तो ये ग्रीन वाला पार्ट देखिए आप, ये ग्रीन वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया क्या, समकोण त्रिभुज बन गया क्या, ADC। ये पूरे की लंबाई है A, मैं बोल दूंगा इन ट्राइंगल ADC। त्रिभुज ADC में हम देखते हैं तो ये क्या है, इसकी हाइट है, ऊंचाई है क्या, AD की ही वैल्यू चाहिए हमें। अगर मैं ऊंचाई निकाल पाया तो आधार तो मेरे पास था ये, तो इसकी ऊंचाई कैसे निकालें सर, इसका कर्ण A है और आधार क्या है a/2, तो हमें क्या चाहिए h। तो सर h बराबर क्या होगा, सर हमें ये पता है कि a² बराबर क्या होता है, h² प्लस a/2 का होल स्क्वायर, यही होगा। ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार। ठीक है, मुझे h चाहिए तो मैं इसको इधर ले जाऊं, तो a² माइनस a²/4 बराबर h²। तो ये 4a² माइनस a² क्या बन जाएगा, 3a²/4 बराबर h²। अब आपको पता है कि h का मान चाहिए तो h बराबर क्या होगा, रूट के अंदर डाल दो तो √3, a² का रूट लेंगे तो a आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो h का मान आ गया सर ये, h बराबर √3/2a। ये पाइथागोरस लगाइए, आपको आना चाहिए पाइथागोरस पर में। अगर हमने ऊंचाई निकाल ली, यहाँ से h निकाल लिया, h मतलब ऊंचाई, हाइट निकाल ली हमने, तो बेस तो हमें पता ही था, बेस क्या है, पूरा a है, इस त्रिभुज का बेस तो यही है ना। अब इसका क्षेत्रफल और निकालेंगे। 2D फिगर में हमको दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक परिमाप और एक क्षेत्रफल। लेकिन क्षेत्रफल के लिए ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है, तो वो या तो सवाल में दी होती है या हमें निकालनी होती है। तो निकालने के लिए जो रिजल्ट है वो ये है। तबीयत ठीक है अब तुम्हारी, 1 घंटे सही हो गई। मैथ्स नुकसान कर गया मतलब, अच्छा मुझे लगा गणित नुकसान कर गया। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया ना। इसके आगे मैं लिखता हूँ क्षेत्रफल इसका। सर क्षेत्रफल का बेसिक फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। हिंदी वाले समझ रहे हैं ना इस बात को, तो कोई दिक्कत। अब बेस तो हमें पता था क्या, 1/2 बेस था a। बेस कौन सा था, ये जो ग्रीन वाला पूरा बेस है, इसका आधार है ना। अच्छा आप बोलेंगे सर ये सी बेस नहीं हो सकता क्या, ये भी बेस नहीं हो सकता, ये तीनों बेस हो सकते हैं। अगर मैं ए सी बेस लूँगा तो मुझे ऊंचाई ये वाली लेनी पड़ेगी। अगर मैं ए भी बेस लूँगा तो मुझे यहाँ से शीर्ष बोर्ड खींचना पड़ेगा ऊंचाई। अगर मैं आधार, ये मेरा लंब है या ऊंचाई है, तो बेस यही काउंट करेंगे फिर हम। ठीक है, तो तीनों बेस हो सकते थे और तीनों ऊंचाई हो सकती हैं। तो a इंटू ऊंचाई कितनी आई है, √3/2, इनका आपस में गुणा करेंगे तो √3, a और a का मल्टीप्लाई a² और 2 और 2 का गुणा 4। तो ये होता है सर इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला। चाहे पर रट लेना या जो मर्जी कर लेना इसके। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया ना। चलिए अब एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए इससे, अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 400√2 मीटर स्क्वायर, इट्स पेरीमीटर विल बी, इसका परिमाप क्या होगा। अच्छा एक बात याद रखना, जैसे मैं ऊंचाई की बात कर रहा था, इसका जो यूनिट होगी वो मीटर या सेंटीमीटर होगी और इसकी पावर 1 रहेगी।
और जब भी हम एरिया की बात करेंगे क्षेत्रफल की, तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर कहलाएगी। इसकी पावर 2 रहेगी, इसकी डिग्री 2 रहेगी, ऐसा याद समझिएगा, है ना। और वॉल्यूम मतलब आयतन जब भी निकालेंगे तो इसकी जो डिग्री होगी वो 3 हो जाएगी, क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसकी जगह किलोमीटर आ जाए, कुछ भी आ जाए, समझ पा रहे हो मेरी बात को, है ना। तो ये डिग्री याद रखना, मतलब ये पावर ऐसे ही लिखना यूनिट को, मेजरमेंट की यूनिट है, ये यूनिट लिखनी पड़ती है हमें, तो जो दिए वही लिखना पड़ेगा आपको, है ना। अगर किसी की हाइट निकाली हमने, लेंथ निकाली, तो वो केवल मीटर या सेंटीमीटर में होगी। अगर एरिया है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम है तो क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखिए कोई समबाहु त्रिभुज है, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो एक ट्राइंगल बनाए पहले तो आप, ABC। आपके हिसाब से ये है, ये है, ये है, ये इसकी हाइट ले ली। तो मैंने कहा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4a²। जहाँ पर भुजा या साइड क्या है, मैंने ए को मान रखा है, समझिएगा बात को ना, साइड ए है तो मैंने ए का इस्तेमाल किया। चूँकि √3/4a² बराबर, तो सवाल में दे रखा है 400√2, ऐसा दे रखा है। वैसे यार √3 होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, इसको 3 कर लो, कैलकुलेशन आसान रहेगी। ऐसा नहीं कि ऐसा दिया होगा तो कर ही नहीं पाएंगे, हो तो सकता है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब देखिए a² बराबर क्या हो जाएगा, बोले 400√3 बटे में ये √3 नीचे आ जाएगा और 4 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो √3 से √3 कट जाएगा। a² बराबर कितना हो गया, 1600, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 40, और ये किस में, मीटर में, तो मीटर इसकी यूनिट आ गई। यूनिट आप पूरी लिखें, इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में, सेंटीमीटर या मीटर पूरा लिखा करें, है ना। अब ये क्या आया है, इसका भुजा, हमसे क्या पूछा है, परिमाप। पैरामीटर, तो पैरामीटर क्या होता है, 3 गुणा साइड या भुजा, यही होता है 3 गुणा साइड, ए का मतलब साइड, 3 × 40 बराबर 120 मीटर। परिमाप की भी यही यूनिट होती है। देखो जब तक 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो स्क्वायर नहीं होगा, जब 3 चीज़ों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर केवल एक जैसी साइड को जोड़ रहे हैं। क्षेत्रफल में क्या होता है, 2 अलग अलग प्रकार की चीज़ों का मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, हाइट का और बेस का, तो वो स्क्वायर हो जाता है। क्यूब में क्या होता है, हाइट भी आती है, बेस भी आता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज़ आ जाती हैं उसमें, तो वहाँ क्यूब हो जाती है उसकी यूनिट। समझ पाइए, आसान है। चलो अगला देखते हैं, कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। अब इतना भी आसान नहीं आएगा, थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, पर आसान है, समझ में आ गया तो कुछ भी कर लोगे उसको। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल ट्राइंगल, ये क्या होता है सर। एन आइसोस्केल triangle is a triangle in which 2 sides are equal in length and the angle opposite those equal sides are also equal। समद्विबाहु एक ऐसा त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, 2 साइड्स बराबर होती हैं, और उसके सामने वाले कोण जो होते हैं, उन भुजाओं पर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ABC, जिसमें A और B आपस में बराबर है, AB बराबर है AC के, ये इक्वल साइड है, समान भुजाएं हैं। ये इक्वल साइड है, और जो असमान भुजा है BC है, ये भी एक भुजा है, असमान भुजा है।
अनइक्वल साइड है। अब इसमें दो एंगल हैं, एंगल ए बराबर एक एंगल बी और एक एंगल ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बी और सी। एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। ये दोनों एंगल, क्योंकि ये दोनों इन भुजाओं से बन रहे हैं, एक ए बी से बन रहा है, एक ए सी से बन रहा है, तो जो ये दोनों अगर भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने जो कोण बन रहे हैं वो दोनों आपस में बराबर होगा। अगर ये 70 डिग्री का तो ये भी 70 का होगा पक्का। हालांकि इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत आपको यहाँ नहीं पड़ती, ये पड़ती है हमें ज्योमेट्री के अंदर, जब हमें एंगल निकालने होते हैं तब हमें एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंगलों से तो केवल हम पहचान कर रहे हैं। सर साइड तो सेम ही रहेगी। जैसे मैं इसकी साइड की हाइट की बात करूं तो ए शीर्ष से बी सी पर हम एक परपेंडिकुलर या लंब खींच रहे हैं, तो ये क्या है, एक हाइट है। अच्छा, इनको नाम दे देते हैं हम, ये इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी, ये पूरी भुजा को है ना, क्योंकि एक ये डिफरेंट साइड है, बी सी एक डिफरेंट साइड है, ए बी और ए सी आपस में बराबर है, तो ए बी और ए सी को नाम दे दिया ए और बी सी को नाम दे दिया बी, बस इसलिए कि मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि सर ये जो इसको नाम दे दूं डी, तो डी सी का मान कितना होगा, बोले b/2, और बी डी का मान कितना होगा, बोले b/2। बात समझ पाए? क्योंकि ये क्या करता है, परपेंडिकुलर लंब जो होता है सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो समान भागों में बांटता है। तो b के दो टुकड़े कर दिए, b/2 b/2। अब देखिए मैं यहाँ से अगर हाइट निकालता, हाइट, तो हाइट का स्क्वायर क्या कहलाएगा सर, a का स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय मैंने कहाँ लगाई, इस पार्ट में, ADC। ये जो ग्रीन वाला ट्राइंगल देख रहे हो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो ये बात समझ में आई आपको? ये जो मैंने लिखा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया बस इसको। हम क्या बोलते हैं कि सर कर्ण का वर्ग यानी a का वर्ग बराबर होता है h का स्क्वायर प्लस b/2 यानी आधार का स्क्वायर। तो मुझे तो h का मान चाहिए, तो मैंने कहा h का स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, a स्क्वायर माइनस b²/4। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा सर, h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4a² माइनस b²/4। तो h बराबर क्या आ जाएगा, बोले h बराबर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा ये 4a² माइनस b², और 4 का मैं रूट लूँ तो बट्टे में सीधे 2 लिख दूँ नीचे, इसको बाहर करके 4 को जब स्क्वायर रूट डालूंगा पूरे पर तो ये तो बाहर निकल जाएगा, उससे 2 बच जाएगा। तो ये h आया यहाँ से। अब h के बाद में मुझे ज़रूरत है मेन एरिया की, एरिया या क्षेत्रफल। तो सर क्षेत्रफल मैंने सीखा था क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाना बता रहा हूँ बस, 1/2 इंटू इसका बेस क्या है, बोले इस ट्राइंगल का बेस b है। इसकी हाइट कितनी है, हाइट है √4a² माइनस b²/2। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, b/4 इंटू ये दो और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, b ऊपर है, रूट के अंदर 4a² माइनस b²। ये इसका क्षेत्रफल कहलाए। अब a और b के लिए आपके अंदर कोई सवाल तो नहीं कि a और b क्या है, तो अब आपको पता है a और b क्या है, इसकी भुजाएं हैं, साइड हैं। a और b इसकी साइड्स हैं। साक्षी पूछ रही है 3a कैसे आया, 3a कैसे आया, बोले एक भुजा का जो मान था वो a सेंटीमीटर है, तो तीनों भुजाएं बराबर हों तो 3a सेंटीमीटर हो जाएंगी। भुजा को लिखा था a मैंने, हाँ बस इसके बाद ही छोड़ रहा हूँ।
ये समझ में आया। इसके बाद में इसका पैरामीटर यानी परिमाप, परिमाप क्या होगा सर? परिमाप होगा 2a प्लस बी। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। सर दो भुजाएं तो ये हैं, a प्लस बी। यहाँ से मैं शुरू करूँ सी से, तो a फिर b, तो 2a प्लस बी हो जाएगा। तो हमें तीनों चीज़ें क्लियर हैं क्या? क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई। इनमें ऊंचाई मैंने इसलिए निकालना सिखाया है। देखो काम की बात तो बस यही है हमारे, लेकिन क्या है कि आपको अगर मैं 100% यहाँ से दूँ तो मुश्किल से 20% लेके जाते हो, है ना। हमें ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं लगती कभी। तो हमने सोचा कि 200% बता दें तो 70-80% तक रख लो अपने पास। तो मैंने इसीलिए ये सब निकाल के बता दिया कि हमें ये डाउट ना रहे कि ये सर आता कैसे, रटना ही पड़ेगा तो कैसे रटें। तो किसी को नहीं रटना हो तो निकाल के चेक कर लेना, एक दो बार देख लोगे तो खुद को समझ में आ जाएगी ये बात कि हाइट कैसे निकाली। और ये इसका बेसिक फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, इसमें रखा तो ये माना आ गया। और इस सब का बेसिक मैंने बता दिया कि पैरामीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। हाइट क्या होती है? हाइट आप से पाइथागोरस निकाल लोगे। और एरिया कैसे निकलता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। बाकी रखना याद आपको यही काम का है, इधर पैरामीटर काम का है, बस दोनों ही बातें काम की हैं आपकी। पर हमको ऐसा नहीं हो कि केवल रटना ही पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी, कोई मजबूरी नहीं है। अब आप शौक से रट लेना इसको, अपने शौक से, कि हमको याद रखना है तो याद रख लेना, ठीक है। क्या b/2 इसलिए नहीं लिया कि एक्चुअल में हमारा ट्राइंगल तो ABC है ना। b/2 जो हिस्सा है वो किसका है? ADC का। हमारा ट्राइंगल तो ये ब्लू वाला जो सबसे पहले बनाया वो है। जैसे मैंने खेत के, ये दो भाइयों का ये खेत है और दोनों भाई साथ में रहते हैं, तो जो उसकी फेंसिंग लगेगी वो तो एक साथ लगेगी। पिताजी ने कहा फेंसिंग लगवा लो, और भाइयों का आपस में हो गया कुछ गड़बड़ विवाद, तो उन्होंने एक ऐसी लाइन खींच दी। खेत तो घर का ही है ना, ये तो बाद में किसी कारण से बोले यार तुम बाद में हिसाब किताब में गड़बड़ कर देते हो, मैं शहर रहता हूँ तुम गाँव में रहते हो, मुझे आधा हिस्सा नहीं देते हो। ऐसा करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, इधर जो भी खेती निकलेगी मेरी, इधर निकलेगी तुम्हारी, लेकिन खेत तो एक ही था। तो हम बात केवल ABC की कर रहे थे, ना कि ADC की कर रहे थे, ठीक है। ADC तो मैंने एक बना के बताया था कि यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, तो इसमें हम पाइथागोरस लगा पाए, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही है।